हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्माकर मिश्रा आपके बीच फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप में उपस्थित हूं। आज का वीडियो सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए है। जैसा कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि 50 क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। तो पहले वीडियो में वॉल्यूम 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक का सफर हम लोगों ने तय किया था, और आज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक का सफर आज हम लोग तय करेंगे, और बाकी 10 क्वेश्चन का सफर अगले वीडियो में होगा। जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है। आपका कोई वीडियो मिस ना हो, इसलिए सबसे पहले इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑन कर लें, ताकि जैसे वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करें आपको मिल जाए। तो आइए हम आज का सफर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक का। क्वेश्चन नंबर 21, द मेन रीजन फॉर स्टेग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वाज। ब्रिटिश रूल के अंतर्गत एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टेग्नेशन होने का क्या कारण था? पहले देखा जाए क्या कारण नहीं हो सकता है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये नहीं होगा, इसकी तो कभी हम चर्चा भी नहीं कर सकते, सोच भी सकते। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का संबंध खास करके इंडस्ट्री से है, यहां से भी इसको हटा दीजिए। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर उन लोगों ने किया, लेकिन हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो स्टेगनेंट हुआ ड्यू टू लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ड्यू टू लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब बात आती है कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम है क्या। जब लैंड सेटलमेंट सिस्टम की बात करते हैं बेटा, तो उसमें हम लोग ये पाते हैं कि जमींदारी सिस्टम थी। जमींदारी सिस्टम, इसका मतलब कि एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हाई टैक्स चार्ज किया लगान के रूप में, और जो भी लैंड रेवेन्यू देना था ब्रिटिशर्स को, तो जो जमींदार थे, वह जो फार्मर्स थे, टिलर ऑफ द सॉइल थे, उनके ऊपर उससे भी ज्यादा कहीं उन लोगों ने रेवेन्यू चार्ज कर दिया। सपोज करो कि 100 रुपीज लैंड रेवेन्यू लगान के रूप में ब्रिटिशर्स ने चार्ज किया जमींदार के ऊपर, और जमींदार ने क्या किया, 150 रुपीज फार्मर्स के ऊपर इंपोज कर दिया। तो जब ऐसा हुआ तो हमारे जो फार्मर्स थे, जो टिलर ऑफ द सॉइल थे, वह कर्ज के बोझ में दबते गए, और एग्रीकल्चर सेक्टर को उन लोगों ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। यानी लगान इतना ज्यादा था, जिसको हम लोग कहते हैं रेंट, वह बहुत ज्यादा था, जिसके चलते एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था, हमारा स्टेगनेंट होते गया, स्टेगनेंट होते गया। अब समझा गया? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। क्या होगा? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन बेटा लिखते चलो, क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों लिखते चलो। क्वेश्चन नंबर 22, द एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के दौरान जो हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस था, वह किस रूप में यूज किया जा रहा था?
द एक्सपोर्ट सरप्लस, इंडिया का जो एक्सपोर्ट सरप्लस था ब्रिटिश रूल के अंतर्गत, उसको किस रूप में यूज किया गया था? टू मेक पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय एन ऑफिस सेट अप बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। बिल्कुल सही है। उस पैसे को जो सरप्लस था, किस चीज के लिए? जो ऑफिस सेटअप था कॉलोनियल गवर्नमेंट का, उसके एक्सपेंस पे पैसे खर्च किए गए, यानी ए भी हो रहा था। यानी करेक्ट आंसर क्या बेटा? ए है। बी क्या कहता है? टू मीट एक्सपेंसेस ऑन वार फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लड़ाई लड़ रहे थे लोग, उस पर भी पैसे खर्च कर रहे थे, यानी कि ये बी ऑप्शन भी सही है। टू ग्रो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, भारत में जो ये एक्सपोर्ट सरप्लस था उसको ये लोग इंडस्ट्री को बढ़ाने में हेल्प कर रहे थे। क्या ऐसा था? बिल्कुल नहीं। उनका पर्पस क्या था? ब्रिटेन की इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना था। वो इंडिया के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। जो हमारे पास इंडस्ट्री थी भी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, उसको उन्होंने क्या किया? बर्बाद किया। तो करेक्ट आंसर बेटा ए और बी दोनों दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, बोथ ए एंड बी। क्लियर? द एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज यूज्ड to make payments for expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain, as well as to meet expenses on war fought by the British government. तो जो ऑप्शन दिया गया बेटा उसमें डी ऑप्शन है, जो ए और बी दोनों को सही बताता है। देन वी शुड गो विद ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 23। The foundation of British Empire in India was led by Battle of Plassey fought in, यानी कि पलासी, इसमें यह पूछा गया कि बैटल ऑफ पलासी का जो लड़ाई था वो कब लड़ा गया? ये बेटा हम लोग छोटे थे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटे क्लासेस से। बचपन का मतलब ये नहीं कि 1 2 3 में, 6 7 8 में हम लोग हिस्ट्री पढ़ते रहे कि पलासी की जो लड़ाई थी, युद्ध, वो कब लड़ा गया? तो 1757 में लड़ा गया बेटा। कब? 23 का बेटा करेक्ट आंसर क्या होगा? ए 1757। क्लियर? द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर का जो नींव है वह किस लड़ाई के बाद रखा गया? तो वह था बैटल ऑफ पलासी। एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस लड़ाई के बाद इसका नींव पड़ा? तो पलासी की लड़ाई के बाद हुआ बैटल ऑफ पलासी। और ये हो गया कि बैटल ऑफ पलासी फॉट इन विच ईयर? 1757। देखो क्वेश्चन जो पूछा गया उसी में ऑप्शन को भी देख करके आप क्वेश्चन बना लेते हो। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? यहां क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रिटिश एम्पायर ने भारत में जो अपना नींव रखा वह किस लड़ाई के, किस लड़ाई नहीं पूछा, बैटल ऑफ तो कह रहा, लेकिन बैटल ऑफ पलासी जो था वो कब लड़ा गया? 1757 में। और ये पूछ दे कि भारत में ब्रिटिश एम्पायर ने अपना जो फाउंडेशन रखा वह किस लड़ाई के बाद रखा, तो क्या बोलोगे? बैटल ऑफ पलासी। और बैटल ऑफ पलासी फॉट इन 1757। यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया, किस ईयर में ब्रिटिशर्स ने भारत में रेलवे की नींव रखी? किस साल इसकी शुरुआत हुई? तो 1850 में, 1850 में ब्रिटिश रूल इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया इन विच ईयर? 1850। सीधा सीधा है, एनसीईआरटी में आपको बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा। क्वेश्चन 25। विच इंडस्ट्री वाज एडवर्सली अफेक्टेड? विच इंडस्ट्री वाज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन? विच इंडस्ट्री वाज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन? ये अपने एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, जूट इंडस्ट्री हुआ।
विच इंडस्ट्री वाज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन? बेटा जूट इंडस्ट्री। ब्रिटिशर्स ने जूट इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा तवज्जो किसको दिया था? तो वेस्ट बंगाल के लिए। बेटा आप बस इतना याद रखो कि विच इंडस्ट्री वाज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू पार्टीशन? जूट इंडस्ट्री। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विच ईयर इज डिस्क्राइब्ड एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? ग्रेट डिवाइड किसे कहते हैं? किस ईयर को? 1921 को कहते हैं बेटा, क्योंकि 1901 में जो पॉपुलेशन था, सॉरी 1911 में जो भी पॉपुलेशन था और जो 1921 में सेंसस हुआ, तो देखा गया कि 1921 में पॉपुलेशन जितना 11 में था उसके कंपैरिजन में 0.07 करोड़ घट गया था। ठीक है, 0.07 करोड़ घट गया। अब ये क्यों हुआ था? ड्यू टू पेंडेमिक। जैसे कोविड-19 के कारण बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई है, उसका बेटा जब सेंसस होगा तो उस पर असर पड़ेगा। तो वैसे ही 1911 में जो पॉपुलेशन था इंडिया का, उसके कंपैरिजन में 1921 में बढ़ना चाहिए था, जबकि बढ़ा नहीं। जो 1911 में था उस जनसंख्या में से भी 0.07 करोड़ घट गया। इसलिए 1921 को क्या कहते हैं? भारत का महान विभाजक वर्ष और ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। क्लियर? एक क्वेश्चन मैंने इसके पहले ही बताया था, याद होगा। 1921 के पहले इंडिया किस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में था? तो फर्स्ट स्टेज में था। और आफ्टर ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921 के बाद इंडिया किस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, किस फेज में वह एंटर किया, किस स्टेज में एंटर किया? तो वह सेकेंड फेज था बेटा। और आज किस फेज से बेटा हम लोग गुजर रहे हैं? वह है थर्ड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 27, डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया फैसिलिटेटेड। बहुत अच्छा। डेवलपमेंट ऑफ रेलवे, ब्रिटिशर्स ने रेलवे की शुरुआत भारत में की। उनका पर्पज क्या था? एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट था बेटा, उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने किया। बोलो यस। उनका ये था कि जो ब्रिटेन से फिनिश गुड्स बन के आ रहा है, वह फिनिश गुड्स भारत के कोने कोने तक पहुंच जाए, डोमेस्टिक मार्केट में उनका प्रोडक्ट सब जगह अवेलेबल हो। एक्सपेंशन ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट था। फास्टर मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी देश के जो भी हिस्से हैं वहां तक ये फूड ग्रेन की सप्लाई तेजी से हो सके। और सी यानी ये भी था, सी है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये तो था ही। उन्होंने इंडिगो की खेती के लिए ज्यादा फोर्स किया, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाता? डी। डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज इन इंडिया फैसिलिटेटेड expansion of domestic market, faster movement of food grains across different parts of the country, C commercialization of agriculture। तो तीनों सही है बेटा। तो क्या हो जाएगा? ऑल द अबव हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28, बहुत छोटा क्वेश्चन बेटा, इसको तो आप लोग बहुत हल्के में कर लोगे। सरप्लस इन बैलेंस ऑफ ट्रेड अकर्स व्हेन। जब ट्रेड की बात कही जाए, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा, कि बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस होगा, इसका मतलब क्या होगा? डेफिसिट में होगा, इसका मतलब क्या होगा? बैलेंस होगा तो क्या होगा? आप ये सीख लो। BOT यदि बैलेंस है, बैलेंस की बात करें, इसका मतलब क्या होगा? एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट। बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसका मतलब बैलेंस होगा कब? जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर होगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड अनबैलेंस्ड होगा कब? जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर ना हो। तो जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर नहीं होगा तो दो सिचुएशन अराइज होता है,
या तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में हो जाए या हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में हो जाए। सरप्लस में कब होगा? जब वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट हो, ये सरप्लस होगा। और यही क्वेश्चन पूछ ले कि डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड अकर्स, ये कब होगा? तो हमारा ट्रेड बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में तब होगा जब एक्सपोर्ट का वैल्यू कम हो इंपोर्ट के वैल्यू से। क्वेश्चन ध्यान से समझना, जब सरप्लस पूछा गया है, क्या पूछा गया? सरप्लस। इसका मतलब कि हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया, किसके कंपैरिजन में? इंपोर्ट से। और जब सरप्लस जब डेफिसिट लिखा होता, इसका मतलब कि हमने एक्सपोर्ट कम किया इंपोर्ट के कंपैरिजन में, यानी इंपोर्ट आपका ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट यहां लिखा जा सकता है, या इसी को बेटा या तो ऐसे कर लो, एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट और इंपोर्ट इज लेस देन एक्सपोर्ट, ऐसे भी कहा। दोनों का मतलब क्या बेटा? एक ही हुआ ना। कहने का तरीका क्या है? बदल गया है ना। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा और रावण राम के द्वारा मारा गया, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन था। क्लियर? तो सरप्लस इन बैलेंस ऑफ ट्रेड अकर्स व्हेन एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। समझ में आ गया बेटा? बैलेंस ऑफ ट्रेड बेटा बैलेंस होगा कब? जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल हो जाएगा। क्लियर? चलिए ऑप्शन नंबर 29, लैंड प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू, लैंड प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू टोटल आउटपुट नहीं। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है, डेफिनेशन बेटा मैंने बताया भी था, जो अपना पहला वीडियो मैंने प्रोड्यूस किया था उसमें ही था कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में डिफरेंस बताया था। आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड को हम लोग कहते हैं प्रोडक्टिविटी, और टोटल आउटपुट ऑफ लैंड यदि हो जाए तो वो होता है बेटा प्रोडक्शन। तो टोटल आउटपुट ऑफ लैंड यदि लिखा रहता है या टोटल आउटपुट भी है तो ये होता है कि लैंड प्रोडक्शन रेफर टू, यानी प्रोडक्शन के लिए होता है टोटल आउटपुट ऑफ लैंड। बट ये क्वेश्चन है लैंड प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी वर्ड जो लग गया बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि पर हेक्टेयर, यानी प्रोडक्टिविटी को मेजर करते हैं किस यूनिट से? तो पर हेक्टेयर से बेटा। किससे करते हैं? पर हेक्टेयर। टोटल लैंड अंडर कल्टीवेशन नहीं, इससे नहीं होता है, इससे नहीं होता है। आउटपुट पर एकड़ ऑफ लैंड, एकड़ नहीं बेटा बल्कि क्या होता है? हेक्टेयर होता है। समझ में ना? इसी में कंफ्यूजन होता है कि आउटपुट पर एकड़ और आउटपुट पर हेक्टेयर। याद रखना बेटा, आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 30, सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात हो रही बेटा, इसकी बात हो रही है सब्सिस्टेंस फार्मिंग की। इज अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस फॉर सेल इन द मार्केट। बेटा मार्केट में बेचने के लिए नहीं होता है, वो कॉमर्शियल जब होता है बेटा तब ये बात आती। कॉमर्शियल फार्मिंग में बाजार में बेचने के लिए होता है ना, तो ये तो गलत हो गया। बी क्या कहता है? इन विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड ऑफ द फैमिली। जो हमारी बेसिक नीड है हमारी परिवार की, उसको पूरा करने के लिए करते हैं, ये बिल्कुल सही है। यानी सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज अ फॉर्म ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर प्रोड्यूस टू प्रोवाइड फॉर द बेसिक नीड ऑफ द फैमिली। चलो आगे क्या कहता है? इन विच देयर इज अ लैक ऑफ कॉमर्शियल आउटलुक। यस, कॉमर्शियल आउटलुक इसमें नहीं होता। कॉमर्शियल आउटलुक कहां देखा जाता है? कॉमर्शियल फार्मिंग में होता है बेटा, है ना। तो इसको ये भी गलत हो गया। गलत नहीं बेटा, ये तो सही है ना। इन विच देयर इज अ लैक, लैक लिखा है, इसका मतलब सही है। यानी कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग में बेटा हम कॉमर्शियल आउटलुक को ध्यान में नहीं रखते हैं, उसका अभाव होता है, यानी ये भी सही हो गया। तो सही क्या होगा कि बी भी सही होगा, सी भी सही है, यानी डी ऑप्शन क्या कहता है? बोथ बी एंड सी। आप जाएंगे बेटा डी के साथ। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत हो बेटा, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे अपने डाउट को पूछ सकते हैं। जैसे मैं आपका कमेंट देखूंगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आइए इस तरीके के क्वेश्चन को लेकर के सबसे ज्यादा
आप लोगों के अंदर एक डर बना हुआ है। जब ये समझ लीजिए कि सबसे आसान सवाल यही है, बस थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है, और जैसे सावधानी आप यहां रखेंगे आपका आंसर सही हो जाएगा। एसर्शन और रीजन ये दो है। एसर्शन का मतलब कथन और रीजन का मतलब कारण। ऑन द ईव ऑफ, एसर्शन क्या कहता है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज बैकवर्ड, थी, स्टेगनेंट, हाँ ये भी थी, एंड अंडर डेवलप्ड, ये भी सही है। यानी कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड थी, स्टेगनेंट थी, अंडर डेवलप्ड थी। सही है बेटा ना, कोई दिक्कत नहीं। रीजन क्या कह रहा है कि इंडिया एक्सपीरियंस्ड कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मोर देन 200 ईयर, यानी कि ब्रिटिशर्स ने हमें लगभग 200 साल तक क्या किया, एक्सप्लॉइट किया था। तो जब कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन मोर देन 200 ईयर्स तक रहा, तो जब हमको इतना लोग एक्सप्लॉइट करते रहेंगे तो बेटा क्या हम जिंदगी अच्छे से जी पाएंगे? नहीं। यानी हमारी इकोनॉमी क्या हो गई, बैकवर्ड हो गई, स्टेगनेंट हो गई और अंडर डेवलप्ड हो गई। यानी कि जब उन लोगों ने जो सत्ता सौंपा, उस समय हमें जो विरासत में मिला था वो क्या था, बैकवर्ड इकोनॉमी मिली थी, स्टेगनेंट इकोनॉमी मिली थी और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी मिली थी। यानी कि अर्थव्यवस्था को उन्होंने दम खोखला करके मुझे दिया। और जो हम लोगों को मिला उसका कारण क्या था, क्योंकि वो 200 साल तक लगभग हमारे ऊपर राज किए और उन लोगों ने हमें एक्सप्लॉइट किया। तो यानी कि जो एसर्शन है वो भी सही है। तो देखो बेटा एसर्शन कहां कहां सही है, तो बोथ एसर्शन यानी यहां पे भी सही है, यहां पे भी सही है, बी में भी है ना, और एसर्शन सी में भी एसर्शन सही है। ठीक, सी में बेटा क्या है, एसर्शन देखो सही है हमने, लेकिन डी में कह रहा है कि एसर्शन गलत है। तो यानी कि पहले तो हमको बेटा इसको क्रॉस कर दो, अब हमको डी पे नहीं सोचना है। कैसे छांटने आंसर बेटा मैं समझा रहा हूं आप लोग को, ये टेक्निक है। अब क्या कर, इंडिया एक्सपीरियंस कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मोर देन 200, यानी ये भी सही है। यानी देखो रीजन आर ट्रू, ये भी सही होगा बेटा, यहां पे भी रीजन सही है। और एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, यानी ये गलत हो गया। ये जो लिखा बेटा यहाँ पे फॉल्स, ये गलत हो गया। यानी कि सी और डी क्या हो गया, छट गया। अब आपको ए और बी दोनों में से एक देखना है। जो रीजन लिखा बेटा क्या यह सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, तो बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन आर इज द, जो रीजन आर है वह करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। अब सही है कि नहीं, अब देखो जो एक है बेटा, यदि वह बैकवर्ड था, एक्सटेंडेंट था, अंडर डेवलप्ड था, तो उसका बेटा सही एक्सप्लेनेशन बेटा आर किया कि नहीं किया, यस। तो जब सही एक्सप्लेनेशन तो क्या कहेंगे, बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एसर्शन ए। ऐसे बेटा आपको छांटने हैं, यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया 31 का ए। समझ में आ गया, बहुत अच्छा। 10 क्वेश्चन बेटा इस पे है, आप ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 32, एक्सप्रेशन क्या करा, इंडियन एग्रीकल्चर वाज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। क्या मजाक है, न तो प्रोडक्टिविटी हमारी ज्यादा थी न प्रोडक्शन ज्यादा था। अब जब पहला ही गलत हो गया बेटा, यानी ये स्टेटमेंट यही गलत है एसर्शन। तो यहां जो बोथ एसर्शन ए एंड आर की बात कर रहा है, जब ये गलत ही हो गया तो ये पूरा पूरा गलत हो गया। यहाँ पे भी लिखा बेटा तो ये भी गलत हो गया। ठीक, अब है बोथ ए एंड आर फॉल्स, यानी कि आर जो है बेटा वो भी क्या है, गलत है। दोनों गलत तो नहीं है। अब आर को भी देख लेते हैं। देयर वाज अ प्रिवेलेंस ऑफ जमींदारी सिस्टम इन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में जमींदारी सिस्टम का क्या था बेटा, वर्चस्व था। बिल्कुल सही है, यानी ये भी गलत हो गया। यानी रीजन क्या बेटा, ये सही है और एसर्शन गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा
32 का डी। देखो कितना आसान है, कैसे छांटने हैं आंसर। गलत को पहले हटा दो, जो बचेगा, जो जितना कम होगा उसमें उसकी अब संभावना को देखोगे और मिलाओ कि जो हमारा क्वेश्चन है एसर्शन और रीजन वो कितना मैच करता है। तो इंडियन एग्रीकल्चर वाज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई प्रोडक्टिव एंड प्रोडक्शन, नहीं, गलत है। तो जब ए बेटा ये गलत हो गया, बी में भी गलत हो गया, और सी में ए फॉल्स है बट आर इज ट्रू है। क्लियर? यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया? डी हो गया। क्या हो गया? डी। 33 assertion farmers were forced to produce crops with purpose of sale in market rather than self consumption। बात सही है, ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स को, इंडियन फार्मर्स को बेटा क्या किया? फोर्स किया। किस चीज के लिए? कि कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए, ताकि वह मार्केट, सेल इन मार्केट, यानी अपने सेल्फ कंजम्पशन को छोड़ो। बिल्कुल सही है। इंडिगो वाज रिक्वायर्ड बाय टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन ब्रिटेन। अब यहां पे ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि ब्रिटेन में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देना, तो ब्लीचिंग के लिए, डाइंग के लिए किसकी जरूरत थी बेटा? इंडिगो की जरूरत थी। उन लोगों ने इंडियन फार्मर्स को इंडिगो की खेती करने के लिए ज्यादा फोर्स किया। तो यानी कि असर्शन ए सही है और आर भी सही है, और आर सही एक्सप्लेनेशन है किसका? ए का। यानी कि बोथ असर्शन ए एंड आर आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। अब जब समझ गए बेटा तो अब नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग दो के ऊपर पढ़े, उससे समझ में आ जाएगा। हमेशा ऑप्शन देखोगे तो ऐसे ही मिलेगा कि ए ऑप्शन रहता है कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन ए। बी ऑप्शन में हमेशा मिलेगा आपको बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन ए। सी रहेगा असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, एंड डी रहेगा असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। क्लियर? तो जो ये क्वेश्चन नंबर 33 है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 34 असर्शन ए क्या कहता है? इंडिया एंजॉयड ट्रेड सरप्लस ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। यस, बिल्कुल सही है। क्यों ट्रेड सरप्लस बेटा? क्योंकि इंडिया प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर था, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर था, और फिनिश गुड्स का इंपोर्टर था। बिल्कुल सही है। इंडिया एंजॉयड ट्रेड सरप्लस ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, बिल्कुल सही है। यानी असर्शन ए सही है, यानी ए, बी और सी। डी बेटा यानी कि ये गलत हो गया। During colonial rule, India had good trade relation with the various countries of the world। क्या बात है? During the colonial rule, India had good trade relation with various countries of the world। यही तो था कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के साथ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का सहारा लिया, जिसमें ब्रिटेन के साथ जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा था बेटा, ब्रिटेन के साथ जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था उस पर ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ नहीं था, और बाकी कंट्री के साथ उन्होंने इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी उन्होंने लागू किया, जिसके कारण इंडिया से जो भी प्राइवेट प्रोडक्ट दूसरे कंट्री को जाता तो वह महंगा हो जाता, कॉस्टली होता, जिसके कारण दूसरा कंट्री हमारे रॉ मटेरियल को, प्राइमरी प्रोडक्ट को वह नहीं ले रहे थे। और ब्रिटेन के साथ जो भी हमारा टैरिफ ट्रेड पॉलिसी था वह बहुत ही लिबरल था। लिबरल हम नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी ऐसी पॉलिसी ही बनी कि ब्रिटेन के साथ 50%, ब्रिटेन के साथ 50% ट्रेड होता था, और बाकी जो कंट्री थे बेटा उनके साथ 50% हमारा ट्रेड हो रहा था। अब आप समझ सकते हैं कि वह कौन से इस तरीके से पॉलिसी वो लाए, जिसके कारण से वह डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, जिसके कारण से हमारा ट्रेड ब्रिटेन के साथ 50% था अकेले, और बाकी जितने देश थे बेटा, बाकी कंट्री के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ 50% था। यानी कि यहाँ जो कहा गया है ये एक मजाक है कि ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इंडिया हैड गुड ट्रेड। गुड ट्रेड नहीं था बेटा,
बैड ट्रेड था। क्या था? बैड ट्रेड था। लेकिन क्वेश्चन में है गुड ट्रेड, कोई बात नहीं, चलो इनका गुड जो है वो हम लोग के लिए क्या हो गया? बैड हो गया। यानी कि रीजन आर इज फॉल्स, आर ये है फॉल्स, ठीक है, और एसर्शन इज ट्रू। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या है? सी है। 34 का करेक्ट आंसर सी है, एसर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। अब समझ में आ गया? कोई दिक्कत बेटा नहीं? जब आपको दिक्कत नहीं बेटा तो हमको भी दिक्कत नहीं है, तो ये चाहते कि आपको दिक्कत ना हो। एसर्शन ए क्या करता है? क्वेश्चन 35 में, प्रायर टू ब्रिटिश रूल इंडिया वाज नोन एज गोल्डन स्पैरो। सोने की चिड़िया कहा जाता था बेटा, गोल्डन बाउल, है ना? लेकिन ये तो सही है बेटा, हमारा देश बेटा सोने की चिड़िया था, लेकिन सोने की चिड़िया को ब्रिटिश ने क्या किया? बुरी तरीके से तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, और हमें उन्होंने कंगाल कर दिया, हमें मतलब इंडिया को। रीजन क्या कहता है? यानी ए तो सही है बेटा, यानी कि एसर्शन ए जो फॉल्स बेटा, यानी ये गलत है। अब हमारा जो आंसर होगा वो ए बी सी में कहीं होगा। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल द ट्रेड सरप्लस जनरेटेड इन इंडिया, सही है, एंड इट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेल्थ वाज ड्रेन्ड बाय द ब्रिटिशर्स। जो धन निकासी का काम किया था, जो हमारे पास ट्रेड सरप्लस था, उसको ब्रिटिशर्स ने क्या किया? वह इंडिया से कहां ले गए? ब्रिटेन को ले गए, ठीक है। तो जब हमारे यहाँ ट्रेड सरप्लस हो रहा था, जो हमारे अच्छी चीजें थी उसको उन्होंने क्या किया? उसको एक्सप्लॉइट किया, उसको वो इंडिया से लेकर के ब्रिटेन को चले गए। तो हमारे पास बचा क्या? कुछ नहीं। तो जो हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे, गोल्डन स्पैरो थे बेटा, वो क्या हो गए? जो गोल्डन बाउल के रूप में जानते थे, है ना, वह बेटा खत्म हो गया। यानी कि जो आर है वह जो एक सेंटेंस, छोटा सा सेंटेंस है कि प्रायर टू ब्रिटिश रूल इंडिया वाज नोन एज गोल्डन स्पैरो, बिल्कुल सही है। और उसको इन लोगों ने क्या किया? ब्रिटिशर्स ने जो हमारे पास वेल्थ था उसको ब्रिटिशर्स लेकर के चले गए। तो जो हमारा गोल्डन स्पैरो था बेटा क्या हो गया? वह रह गया, है नहीं रहा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कि बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। यानी करेक्ट आंसर होगा ए। समझ आ गया? 35 का ए ऑप्शन होगा। 36 पे चलते हैं। एसर्शन ए क्या है? इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। पहले कोई क्वेश्चन था शायद, वहां पे मैंने एक्सप्लेन भी किया। इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, बिल्कुल सही है, एंड कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस इन ब्रिटेन। और कैपिटल गुड्स बेटा ब्रिटेन की, बिल्कुल सही है ये। यानी ए तो सही हो गया। यानी कि डी ऑप्शन बेटा क्या हमारा? ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि एसर्शन ए फॉल्स लिखा नहीं, एसर्शन ए सही है। आर पे चलते हैं। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज कमोडिटी प्रोडक्शन, ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। उन लोगों ने कर दिया कि आपको क्या प्रोडक्शन करना है, क्या ट्रेड करना है, किसके साथ करना है, और टैरिफ पॉलिसी क्या होगी। बिल्कुल सही है, यानी आर भी सही हो गया। तो यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो गया? ये गलत हो गया, क्योंकि आर यहाँ फॉल्स लिखा है। समझ आ गया? अब क्या कह रहा है कि अब ये देखो कि क्या रीजन एसर्शन का कोई संबंध बता रहा? तो बिल्कुल, इंडिया बिकेम एन एक्सपोर्टर, बिल्कुल था, इसका प्राइमरी प्रोडक्ट का, इंपोर्टर था फिनिश गुड्स का, और ब्रिटेन कैपिटल गुड्स के लिए कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर क्या कर दिया था? अंकुश लगा दिया था उसके, कि भाई आप कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करोगे, किसके साथ ट्रेड करोगे, टैरिफ पॉलिसी क्या होगी। यानी कि उन्होंने हमारे जो ये फॉरेन ट्रेड स्ट्रक्चर था, फॉरेन ट्रेड का जो कंपोजिशन था, जो वॉल्यूम ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड था, उसको उन लोगों ने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया?
एडवर्सली अफेक्ट किया, यानी कि आर सही है, और सही होने के साथ साथ रीजन आर एसर्शन ए का क्या कर रहा है, सही एक्सप्लेनेशन है, यानी कि बोथ एसर्शन ए एंड आर आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। ऑप्शन में आ गया। 37 एसर्शन क्या है, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री लेड टू इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हम लोग पढ़ा था ना, डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो जो हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का पतन हुआ, तो जो ब्रिटेन में बन रहा था अब वो चीज इंडिया में अब आएगा, क्योंकि यहां बंद हुआ हैंडीक्राफ्ट, ब्रिटेन में बनेगा, मशीन से बनाएंगे लोग, लाकर इंडिया में बेचेंगे। जब मशीन से बनेगा तो उसका जो कॉस्ट होगा वो इंडिया के कंपैरिजन में कम आएगा, सस्ता होगा, और वह सस्ता सामान ला करके इंडिया के बाजार में बेच देंगे। जैसे आज चाइना करता है ना, क्या करता चाइना, चाइना की ये पॉलिसी है कि वह सामान सस्ता, वो कैसा है, ड्यूरेबल है ना, वो तो बात की चीज है, लेकिन वह सामान सस्ता ला करके इंडिया के मार्केट में हमारे लोगों को क्या करता है, वो हाथों में देता है ताकि हम उसके गुलाम हो जाए। यही काम उन लोगों ने भी किया बेटा, कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को उन्होंने बर्बाद किया और वहां से गुड्स बना करके और इंडिया में ला करके सस्ते दाम पर बेचना शुरू कर दिया। यानी द इंडियन मेड गुड कुड नॉट विथस्टैंड द फॉरेन कंपटीशन ऑफ मशीन मेड चीप गुड्स। जो हमारे यहाँ सामान बनना था, वह ब्रिटेन में जो सामान बनना था बेटा, उसके कंपटीशन में हम कहीं भी उनके आगे टिक नहीं पा रहे थे। बिल्कुल सही है, यानी कि एसर्शन ए भी सही है और रीजन आर भी सही है। जो रीजन है वह सही एक्सप्लेनेशन है किसका, एसर्शन ए का, यानी कि 37 का क्या हो जाएगा बेटा, ए। अब तो आप इतने समझदार हो गए हो, अब इतना आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है कि बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। यदि बेटा आप ऐसे ही एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन हमारे साथ करते रहे तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आप खुद उसको महसूस करोगे कि कहोगे कि सर जितना मुझे ये टफ लग रहा था अब उतना ही ये इजी हो गया। बहुत आसानी से इसको बेटा ट्रेस कर लोगे, तो डरो मत। एक और आप लोग की समस्या है कि जो केस स्टडी, केस बेस क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो कैसे करेंगे, तो वो भी हम आपको समझा देंगे। अगले वीडियो में हम उसको शामिल करेंगे, एक क्वेश्चन हम लाएंगे, उसको मैं आपको समझाऊंगा बेटा क्यों नहीं वो दूर होगा। हर एक समस्या दूर होगी और आप 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स गेन करोगे। बस जरूरत है आप हमारे साथ बने रहिए, जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं बेटा आप करते जाइए। इसका एक नोट्स बना लो, लिखते रहो, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर दो, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहां पे आप पूछो, ये बता दो कि सर मैं सीबीएसई बोर्ड से हूं, मैं आईएससी बोर्ड से हूं, हमारी ये जरूरत है, मैं आपकी जरूरत को जितना जल्दी होगा मैं सॉल्व कर दूंगा, आपकी समस्याओं का निराकरण होगा। क्योंकि समय की बाध्यता बेटा मेरे साथ भी रहती है, तो उसमें मैं समय निकाल करके आप लोग के लिए ये अवेलेबल कराता हूं। तो आप अपने डाउट को मेरे सामने रख दीजिए, जैसे मैं उसको देखूंगा समय लेकर के निकाल करके और आपके डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। कोई आपको चिंता करने की बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं। 37 क्लियर हुआ, 38 पे चलते हैं। Assertion A, India could not develop a sound industrial base under British rule। सही है कि गलत है बेटा? क्या अच्छा इंडस्ट्रियल बेस ग्रो किया ब्रिटिश रूल में? नहीं। तो लिखा है इंडिया कुड नॉट डेवलप नहीं किया, अच्छी इंडस्ट्री हुई नहीं। अभी तो वो शुरुआत हो रही थी बेटा 1907 से, जब टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी बेटा उसकी शुरुआत, तो अभी शुरुआत था इन लोग का, धीरे धीरे वो बेटा ग्रो नहीं किए थे, डेवलप नहीं किया ना। तो इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर ब्रिटिश रूल, यानी स्टेटमेंट क्या है ये सही है, यानी असर्शन ए क्या हो गया बेटा, यहाँ लिखा फॉल्स, यानी कि इसको डी को कैंसिल कर दो।
रीजन क्या कहता है, द कोलोनियल गवर्नमेंट रिड्यूस्ड इंडिया टू स्टेटस ऑफ अ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स टू बी यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री इन ब्रिटेन। ठीक है, द कोलोनियल गवर्नमेंट रिड्यूस्ड इंडिया टू स्टेटस, जो चीजें मॉडर्न इंडस्ट्री बेटा ब्रिटेन की जो थी उससे हमसे वो एक्सपोर्ट कराते गए, और जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट था, हमारा जो गुड्स बन रहा था हमारे इंडस्ट्री में, हमारे इंडिया में, उसका स्टेटस क्या हो गया, डाउन हो गया। किसके कंपैरिजन में, जो चीजें ब्रिटेन में बन रही थी। तो इसमें क्या है, यानी कि आर भी सही है और ए भी सही है। जो आर है ये सही एक्सप्लेनेशन ए का है कि नहीं, इंडिया कुड नॉट डेवलप साउंड इंडस्ट्रियल, क्यों नहीं होने दिया, क्योंकि कहां की इंडस्ट्री बेटा रिच थी, कहां की इंडस्ट्री डेवलप थी, ब्रिटेन की। तो जब ब्रिटेन की इंडस्ट्री डेवलप थी, है ना, द कोलोनियल गवर्नमेंट रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल टू बी यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्री इन ब्रिटेन। यानी कि आर भी सही है और आर असर्शन ए का क्या है, सही एक्सप्लेनेशन है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, both assertion and reason are true and reason R is correct expression of assertion A। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते बेटा। आई होप बेटा आप इंजॉय करके देख रहे होंगे, इसको नोट करते चलो। जहां कोई डाउट बेटा और असर्शन चाहिए आप बोलना, मैं आप लोग के लिए अवेलेबल कराऊंगा। चलो क्या, ओहो क्वेश्चन नंबर 39 आ गया, मैच द फॉलोइंग। मैंने आपसे कहा था 10 क्वेश्चन असर्शन और रीजन होगा, लेकिन हमारे सिस्टम पे दिख रहा है 39 क्या है, मैच द फॉलोइंग आ गया। अब मैं क्या करूं बेटा, इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन तो मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, क्यों, क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूं, जो क्वेश्चन फ्रेम हुआ है यहां पे, ये ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूं इसके पहले। आपको इसमें मैच करना है और आप इसको खुद मैच कीजिए और कमेंट बॉक्स में वहां पे आप लिखिए कि कैसे लिखना है। मैं आपको यहां बता देता हूं, ये 39 क्वेश्चन अब आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, ये होमवर्क है आपके लिए। मैं इसका आंसर दे दूंगा, लेकिन मैंने आपको ये पहले बताया हुआ है, थोड़ा सा आप भी अपने दिमाग में जो डालो कि ये क्या होगा। अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने किसको की बात किया है, मुझे नहीं मालूम था कि 39 इस तरीके से आने वाला है। तो चलो आप इसको खुद करना बेटा, और कैसे करना, कैसे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है ये भी जान लो। आप लिखोगे 1 रोमन बेटा 1 लिखोगे, और यहां लिखोगे क्या, अब ABCD जो भी सही हो ऐसे लिखना। फिर नीचे बेटा 2 लिखोगे, इसका आंसर लिखोगे, 3 का आंसर और 4 का आंसर ऐसे लिखना बेटा। ये मैं आप लोग के लिए छोड़ दे रहा हूं। कहोगे सर आप YouTube पे भी आप हम लोग के लिए होमवर्क देना भूले नहीं, नहीं बेटा चलो ये आप लोग के लिए इसको कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप ऐसे ही लिखना कि 1 का क्या होगा। जैसे सेट ऑफ टिस्को है तो टिस्को कब इसका सेटअप हुआ, ए प्रोडक्शन है। अब जो भी हो इसमें, अब मैं नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा हिंट करूंगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तो आप कुछ दिमाग नहीं लगाओगे, आप सही लिखो बेटा, है ना। चलो क्वेश्चन 39 आपके लिए होमवर्क है बेटा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट बेटा असर्शन और रीजन। ओ माय गॉड, क्वेश्चन 40 भी बेटा मैच द फॉलोइंग आ गया। 2 क्वेश्चन होमवर्क मिल गया, यानी सर आज 18 क्वेश्चन खुद सॉल्व किए, लेकिन जाकर के लास्ट में 2 क्वेश्चन हम लोग के लिए लग रहा है ये होमवर्क दे दिए। और फिर देखो ये जितना भी मैंने आपको बताया यहाँ पे
चाहे वो वॉल्यूम 1 के वीडियो में हो या वॉल्यूम 2 के, यहां पे भी दिख रहा है। सॉरी स्टूडेंट्स, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को करना पड़ेगा। ये मेरी तरफ से आप लोगों को गिफ्ट हैम्पर है। कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क कीजिए, 39 एंड 40। मुझे भी नहीं पता था बेटा कि ये 39 और 40 मैच ऑफ द कॉलम है। कोई बात नहीं, करो, दिमाग पे जोर लगाओ। लेकिन कमेंट बॉक्स में अब लिखना क्वेश्चन नंबर 39 और यहां लिखोगे क्वेश्चन नंबर 40 और 40 लिख करके और नीचे लिखो 1 का करेक्ट आंसर क्या है, 2 का करेक्ट आंसर क्या है, 3 का क्या है और 4 का क्या है। और मैं आंसर भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो। इतनी देर में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको फ्रेम कर दिया होगा। तुरंत जाइए कमेंट बॉक्स में, वहां आंसर दे दीजिए और इजी हो जाएगा आपके लिए कि आप कमेंट बॉक्स में तो आंसर दीजिए, साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप टेलीग्राम पे जाएंगे, इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप सर्च करेंगे, वहां पे आपको मैं मिल जाऊंगा। मैं नहीं मिलूंगा, मतलब कि इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप लिंक मिलेगा और आप वहां पे जुड़ जाइए। बहुत इजी वे में बेटा हम लोग का कन्वर्सेशन चलता है, उसमें आप अपने आंसर को भी दीजिए, क्वेश्चन भी पूछिए, जो आपकी क्वेरी हो आप वहां डालिए। मैं आपके क्वेरीज को, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए मैं बैठा हुआ हूं। चलिए, तो आज 18 क्वेश्चन मेरे नाम से था और 2 क्वेश्चन आप लोग के नाम से, क्वेश्चन 1 से 20 तक फर्स्ट वीडियो में था वॉल्यूम 1 में। वॉल्यूम 2 में क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 21 से 38 तक सॉल्व था। क्वेश्चन नंबर 39 एंड 40 ये आपके लिए होमवर्क हो गया। कोई बात नहीं बेटा, हिम्मत मत हारो। 39 में क्या लिखना, क्वेश्चन नंबर 39, 1 का ए, 1 का बी, सी, डी जो भी हो आप दीजिएगा, फिर चेक कीजिए जो मैं आंसर दूंगा, है ना। और मुझे उम्मीद है बेटा ये सब चीजें मैं आप लोग को पहले बता चुका हूं, है ना, वॉल्यूम 1 के वीडियो में, और जो ये वॉल्यूम 2 का अभी इसके पहले है, आप उसका आंसर बहुत इजी में देंगे। ठीक है, चलिए फिर आपसे 10 क्वेश्चन लेकर के मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं। ठीक, आप अपने तैयारी को जारी रखिए, ऐसे ही जुनून के साथ। कोई भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि जो टेक्निक है क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत ही आसान है, आप समझ जाओगे। ये समझ लो बेटा, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आप लोग को कभी नहीं मिलेगा मार्क्स गेन करने के लिए। सीबीएसई ने मार्क्स पाने का दरवाजा आप लोग के लिए खोल दिया है। अब जरूरत है आप कितना अच्छे से उसको कैश करा लेते हो, भुना लेते हो। एक तो सिलेबस उसने कम कर दिया, 2 भागों में बांट दिया, कुछ सिलेबस डिलीट कर दिया पोर्शन। मैं कह रहा हूं कि आप पूरा पढ़ के जाना, कोई बात नहीं, डिलीट हुआ। और आधे से ज्यादा इकोनॉमिक्स में सिलेबस आपका टर्म 1 में हो गया है और टर्म 2 में। तो आपको टर्म 2 के लिए कम पढ़ना है, टर्म 1 के लिए भी बहुत ज्यादा नहीं, टेक्निक से पढ़ो और 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आएगा। 60 क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का है, तो हमें 0.8 काउंट नहीं करना है, हमें देखना है मेरे सामने 40 मार्क्स दिख रहा है ना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं प्लीज इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें, ताकि जैसे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप लोग को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले और बिना देर किए आप वीडियो को देखिए
एक और दिक्कत है बेटा, आप लोग वीडियो फास्ट करके देख लेते हैं। आप बेटा फास्ट मत करो, आराम से देखो, आराम से देखो। क्यों? क्योंकि जो भी एक्सप्लेनेशन बेटा उसमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। तो अफसोस की बात ना रह जाए, काश इस वीडियो को मैं थोड़ा सा आराम से देखा होता, आराम से देखी होती। नहीं, अफसोस करने की नौबत न आए। जो भी चीज है ध्यान से करो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बेटा हम लोग को सावधानी हटाना नहीं है और दुर्घटना को घटने नहीं देना है ना। चलिए फिर मिलते हैं, आप अपना ध्यान रखिएगा, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। यदि आपने वीडियो को फर्स्ट नहीं देखा होगा, एमसीक्यू का जो बोनांजा ऑफर आप लोग को मिल रहा है ना, मैराथन एमसीक्यू क्वेश्चन का दौर चल रहा है। यदि आपने वॉल्यूम 1 नहीं देखा हो, जाइए वॉल्यूम 1 भी देखिए और फिर इसका आंसर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।